जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी अड्डाज पर। आज हम आपको ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि आपको क्वेश्चन 25 रहेगा। ये आज सेट ए है। इसी तरह आपको सेट बी, सेट सी, सेट डी इसी तरह आपको कराते चलूँगा। तो इसीलिए आप लोग क्लास को रेगुलर वे में देखिए। तो ये सारे प्रश्न होगा रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए, जो हाल ही एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो पूछा गया सभी क्वेश्चन होंगे। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिए कि रेलवे किस तरह का पैटर्न रखती है। इसीलिए चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी बेरोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी पोलरीमीटर, ऑप्शन नंबर डी पॉलीग्राफ। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पॉलीग्राफ। ये पॉलीग्राफ है। ये लाई डिटेक्टर यानी झूठ बोलने वाले को सच्चाई बुलवाता है। यह एक मशीनी उपकरण है जिसे लाई डिटेक्टर कहा जाता है। यह झूठ बोलने वाले को पहचान किया जाता है और उसे सच बुलवाया जाता है। और सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। और बेरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है, जिसके हिसाब से बेरोमीटर इसका मापांक निकाला जाता है। पोलरीमीटर से यह ध्रुवीय परिधीय रोटेशन कोण को माप करता है। पोलरीमीटर है रोटेशन कोण को मापता है। रोटेशन एंगल को मापन करता है। तो आई होप समझ गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको सभी के बारे में जानकारी दे दिए, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके बारे में जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक स्लैश का एक संग्रह होता है। ऑप्शन नंबर ए चार्ट्स, ऑप्शन नंबर बी फोटोज, ऑप्शन नंबर सी वर्कशीट, ऑप्शन नंबर डी वर्ड बुक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्कशीट। वर्कशीट से है जो इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक का वर्कशीट एक संग्रह होता है, जो कि डाटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए वॉइड्स, ऑप्शन नंबर बी एंड्रोमेडा, ऑप्शन नंबर सी आकाशगंगा, ऑप्शन नंबर डी ट्रायंगुलम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आकाशगंगा। हमारी सौरमंडल आकाशगंगा की तरह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये जो है एल्मेडा आकाशगंगा का ही एक भाग है। एल्मेडा आकाशगंगा और ट्रायंगुलम आकाशगंगा ये हमारे पृथ्वी से 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। और ये ट्रायंगुलम हमारे पृथ्वी से 30 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। आई होप समझ गए होंगे। एल्मेडा जो है 25 लाख प्रकाश वर्ष हमारे पृथ्वी से दूर है और ट्रायंगुलम 30 लाख प्रकाश वर्ष हमारे पृथ्वी से दूर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी आयरन, ऑप्शन नंबर डी जिंक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आयरन। आयरन जो है यह थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से घेघा रोग होता है। घेघा रोग होता है। और आयरन की कमी से हीमोफीलिया एनीमिया रोग होता है। एनीमिया जिसे रक्त अल्पता कहते हैं, आयरन की कमी से होता है। तो आई होप समझ गए होंगे। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी
जीरो। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीरो। तो इसके जो प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या जीरो होते हैं और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम, टिटेनियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्वी, ऑप्शन नंबर ए यूजीनियस वर्गीज, ऑप्शन नंबर सी यूजीन ओडम, ऑप्शन नंबर डी अर्नेस्ट हैक्कल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्नेस्ट हैक्कल। अर्नेस्ट हैक्कल ने इकोलॉजी शब्द गढ़ा और यूजीन ओडम ने फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी पुस्तक लिखी थी। फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी? यूजीन ओडम ने 1953 में लिखा था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपाटन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे का निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए उन्हें गड्ढों में भरा जाना, ऑप्शन नंबर बी अपघटन, ऑप्शन नंबर सी भस्मीकरण, ऑप्शन नंबर डी जलना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भस्मीकरण। देखिए दोस्तों, भस्मीकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि यह कार्बनिक रासायनिक पदार्थों के साथ जलाया जाता है, जिससे यह राख और भाप और ताप में बदल जाता है। तो इसीलिए इससे किया जाता है। उन्हें गड्ढा में अगर छोड़ दिया जाएगा तो इससे जो होता है, जितना भी अस्पताल से निकलने वाले, जैसे हो गया प्लास्टिक, सीजर, उसके बाद सुई, उसके बाद ब्लड सेल्स, जो ये सभी को अगर हम गड्ढे में डालेंगे तो इनसे जो इन्फेक्शन पैदा होगा, जो हमारे वायुमंडलीय में आ जाएगा, जिससे कई तरह का संक्रमण होने का चांस होता है। और अपघटन में भी सेम इसी तरह होता है और जलाने पर भी यह वही प्रक्रिया हो जाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर भस्मीकरण ही उपयुक्त होगा। भस्मीकरण वैसी प्रक्रिया है जिससे वह रासायनिक पदार्थों का दहन किया जाता है, जिससे वह राख और धुएं में बदल जाता है। तो आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु में मौजूद निम्न में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? यहाँ पर होगा वायु। तो वायु में मौजूद निम्न में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी गंधक, ऑप्शन नंबर सी कार्बन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंधक। गंधक को सल्फर भी कहा जाता है। सल्फर। क्लोरीन जो होता है यह हेलोजन ग्रुप का तत्व होता है। इसकी परमाणु संख्या 17 होती है और कार्बन इसमें श्रृंखला गुण अधिक होता है और नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है। आई होप ध्यान में रखिएगा ये सभी फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नासा के अनुसार पृथ्वी की सतह का कितना भाग वन आच्छादित है? नासा के अनुसार पृथ्वी की कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? ऑप्शन नंबर ए 30%, ऑप्शन नंबर बी 35%, ऑप्शन नंबर सी 25%, ऑप्शन नंबर डी 22%। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30%। 30% है नासा के अनुसार पृथ्वी का भाग वन आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। टेलीफोन का आविष्कार देश में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1879, ऑप्शन नंबर बी 1876, ऑप्शन नंबर सी 1856, ऑप्शन नंबर डी 1886। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1886। 1886 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया था। इसका जो आविष्कार एक्चुअली में 2 जून 1875 में हुआ था। इस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और टॉमसन वाटसन के साथ इन्होंने 2 जून 1875 में किया था। लेकिन ग्राहम
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में यह अपने अधिकार में कर लिया था, इसीलिए 1876 को ही इसका ग्राहम बेल को इसका आविष्कारक माना जाता है। तो आई होप यहाँ पर 1876 आपको लगा कर आना है। अगर ये ऑप्शन तो आपको नहीं दिया जाएगा, अगर जब ये दिया जाएगा तो ये नहीं दिया जाएगा। 1875 अगर रहेगा तो 1876 नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये सभी क्वेश्चन एनटीपीसी में हुए एग्ज़ाम, फिलहाल जो हुए थे एग्ज़ाम उसी का है, जो कि आपको हूबहू बाय ऑप्शन करा रहे हैं। कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है। ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी कमांड्स, ऑप्शन नंबर डी डाटा, ऑप्शन नंबर डी रिपोर्टर्स। तो राइट आंसर है कमांड्स का। कमांड्स का होता है कंप्यूटर के मेन मेनू में लिस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए आकार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी गैस की उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर सी रंग में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी अवस्था में परिवर्तन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आकार में परिवर्तन। यह नहीं दिखाएगी कि अभिक्रिया हुई है या नहीं, अभिक्रिया नहीं हुई है। आकार में परिवर्तन यह दिखाएगा कि अभिक्रिया नहीं। गैस की उत्पत्ति, जब हम धातु को किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, तो ये तो अभिक्रिया हो गया मान लीजिए। रंग में परिवर्तन, अगर किसी को अभिक्रिया करेंगे तो अवक्षेप जो प्राप्त होता है वो तो रंग में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन, कोई जैसे कोई मोमबत्ती, जैसे मोमबत्ती का जलना, ये तो मोमबत्ती जलता है, या कपूर का जलना, कपूर अगर जलता है तो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, सॉलिड सीधे गैस में बदल जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्वापतन। तो ये अवस्था में परिवर्तन हो गया, तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है। कपूरों का जलना रासायनिक प्रक्रिया है। आई होप आप समझ गए होंगे चारों ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। मतलब परमाणु ऊर्जा अधिनियम किस अधिनियम में नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है? ऑप्शन नंबर ए 1964, ऑप्शन नंबर बी 1963, ऑप्शन नंबर सी 1962, ऑप्शन नंबर डी 1961। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1962। 1962 परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। आई होप आप समझ गए होंगे 1962। आप लोग जो है इसको नोटबुक में लिखते रहिएगा ताकि आप रिवीजन करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश में शुरू किया गया था। कहने का मतलब भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन किस ईस्वी में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए नवंबर 1967, ऑप्शन नंबर बी नवंबर 1970, ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर 1969, ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर 1968। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर 1969। ये सभी आपको एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न हैं किसी ना किसी शिफ्ट के, तो इसीलिए आप लोग वहाँ पर देख भी सकते हैं और आप कभी भी इसको मिला भी सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? तो दोस्तों आप लोग कंप्यूटर साइंस से ज़रूर क्वेश्चन को तैयारी करके रखिएगा, क्योंकि ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, जा सकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है एनटीपीसी में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर ए है पुश बुलेट, ऑप्शन नंबर बी सुपर भीम, ऑप्शन नंबर सी सर फ्लाई, ऑप्शन नंबर डी एयरड्रॉइड। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुपर फ्लाई जो है यह शेयरिंग एप्लीकेशन नहीं है, बाकी ये सभी शेयरिंग एप्लीकेशन है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीएसडी किस प्रकार की एक कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? पीएसडी जो है इसका फुल फॉर्म होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। पीएसडी का होता है फोटो एस शॉप डिश डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एडोब फोटोशॉप, ऑप्शन नंबर बी एडोब
एक्रोबेट, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी पेंट शॉप प्रो, ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप है यह एक प्रकार का एक्सटेंशन फाइल है जो कि फोटो एडिटिंग का काम करता है। तो एडोब एक्रोसॉफ्ट जो है, एडोब एक्रोसॉफ्ट यह एक प्रकार का, एडोब एक्रोसॉफ्ट एक प्रकार का, ये जो है एक प्रकार का आपको पीडीएफ रीडर है, पीडीएफ रीडर। तो आई होप समझ गए होंगे, रीडर है पीडीएफ रीडर एडोब एक्रोबेट। आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर देखिएगा डाल करके एडोब एक्रोबेट, तो ये एप्लीकेशन आपको आ जाएगा। और उसके बाद पेंट शॉप प्रो, ये विंडोज माइक्रोसॉफ्ट है, यह जो है एडिटिंग का काम करता है। पेंटोज जो है पेंटोज शॉप प्रो एडिटिंग का काम करता है। तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, फ़ोटो एडिटिंग का काम करेगा पेंटोज सॉफ्टवेयर। और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्क, ये आपको टाइपिंग और उसके बाद टाइपिंग के बाद और उसके बाद प्रिंटिंग करता है, उसके बाद यह फॉर्मेटिंग करता है। तो इस तरह आप समझ जाइएगा, ये एक प्रकार का टाइपिंग, 3 तरह का काम करता है, टाइपिंग, उसके बाद प्रिंटिंग, उसके बाद फॉर्मेटिंग, ये सभी का काम करता है कौन? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य भिन्न? ये तो एक प्रकार सीधा परिभाषा पूछ दिया है। तो राइट आंसर है समजात अंग। समजात अंग जो होते हैं, इनमें किस प्रकार के अंगों की बुनियाद, मतलब ये बुनियादी संरचना और उत्पत्ति समान होंगी लेकिन कार्य इसका भिन्न होगा। जैसे कि मानव का हाथ। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं को कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? लैंगिक प्राणी में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद? तो लैंगिक में 2 प्राणी का यूज होता है, मतलब जैसे मानव एक लैंगिक प्रजननशील करते हैं तो अकेला वो संभव नहीं है प्रजनन करने के लिए, तो इसमें 2 प्राणी का प्रतिरूप की आवश्यकता होगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे 2। और अलैंगिक में एक भी होता है। और द्विलिंगी वो होता है जिसमें एक ही चीज़ में दोनों लिंग समान हो, तो द्विलिंगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, पृथक्करण का सिद्धांत ये वंशानुगत के अंतर आता है। प्रभुत्व का सिद्धांत ये भी आता है। स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत ये आता है। और बायोपिक्स का सिद्धांत ये जो है वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारी जल शब्द निम्न से किस से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत शक्ति संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी फार्मास्यूटिकल उद्योग, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र, ऑप्शन नंबर डी उर्वरक उद्योग। तो राइट आंसर है नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र। तो जब भारी जल का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है तो नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। तो आई होप आप याद रखिएगा, भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी स्पीकर। देखिए, प्रिंटर जो है ये भी आवाज़ बाहर निकालता है, आवाज़ बाहर निकालता है तो आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर भी प्रिंट आउट बाहर निकालता है तो आउटपुट हो गया। और स्कैनर जो है यह स्कैन करता है, मतलब अंदर रखता है, तो इनपुट डिवाइस हो गया। और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया। तो राइट आंसर है आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? स्कैनर। यह एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है स्कैनर। आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक प्रिंटर की
गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए CPM, ऑप्शन नंबर बी PPM, ऑप्शन नंबर बी PPM, ऑप्शन नंबर सी LPM, ऑप्शन नंबर डी बीट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी PPM। PPM का होता है पेज पर मिनट। पेज पर मिनट फुल फॉर्म पेज पर मिनट। और जो ऐसा प्रिंटर होता है जो सुनकर मतलब प्रिंट करता है, तो उसके लिए CPM का प्रयोग किया जाता है। सुनने वाला, जैसे हम बोलेंगे और वह प्रिंटर सुनकर लिखा जाएगा, तो वो PPM होता है। उसका गति मापता है CPM के द्वारा। CPM होता है कैरेक्टर पर मिनट, याद रखिएगा। CPM होता है कैरेक्टर पर मिनट, और LPM होता है लीनियर पर मिनट, और बीट होता है बाइनरी यूनिट। तो राइट आंसर है इसका PPM, पेज पर मिनट। ठीक ना, पेज पर मिनट। जो आधुनिक प्रिंटर है, इसकी जो गति का गणना की जाती है PPM के द्वारा, पेज पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। GPS के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कहने का मतलब GPS के संदर्भ में, मतलब GPS के बारे में दिया है, कौन कथन सही है? तो देखिए, पहला है इसे रूस ने विकसित किया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसे रूस ने नहीं बल्कि अमेरिका ने विकसित किया था। अमेरिकन। यह पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक्स GPS सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। तो हाँ, ये हो सकता है, ये बाधा बन सकता है। इसका पूर्ण रूप गैलीलियो पोजीशन सिस्टम होता है, नहीं, गलत हो गया। इसका पूर्ण रूप गैलीलियो पोजीशन सिस्टम नहीं, ग्लोबल हो जाएगा। यहाँ ग्लोबल पोजीशन सिस्टम रहता तब सही होता है। इसका पूर्ण रूप ग्लोबल प्लेसिंग नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर है पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक्स GPS सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं, यही राइट होगा। तो इसका अमेरिका ने इसको विकसित किया था 3 वैज्ञानिक मिल करके, ठीक ना। तो यहाँ पर ग्लोबल प्लेसिंग नहीं, यहाँ पर ग्लोबल पोजीशिंग सिस्टम होता तो सही होता। यहाँ पर गैलीलियो की जगह ग्लोबल रहता तब सही होता। तो सभी गलत है, और बाकी ऑप्शन नंबर बी सही है, जो पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक्स GPS सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। तो राइट आंसर ये होगा। तो देखिए, आपको किस तरह से अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में, हर एक ऑप्शन के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस तरह हम लोग भी ग्रुप डी के लिए जो वहाँ पर अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहाँ के लिए हमें कमर कस लेनी है। तो इसलिए आज से हमें हर एक दिन 25 क्वेश्चन याद करने का संकल्प करना है। तो इसलिए आप लोग क्लास ज़रूर देखिए, और हम आपको ये जो है प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं, 10 सेट आपको तो NTPC करा देंगे। उसके बाद आपको ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, वो 25 क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह का प्लानिंग करके हम लोग यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस तरह आप लोग हमारे क्लास से बने रहिए, और यहाँ पर आप नोटबुक बना करके क्वेश्चन को रखते जाइए, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोग कमर कस के रहिए, ताकि आपको साइंस में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। तो राइट आंसर है वर्णता होता है विटामिन ए, रतौंधी जिसे कहा जाता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से रक्त का थक्का जमने लगता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और कैल्शियम की कमी से हम बोन कमज़ोर होने लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त में घूमता है? ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी शनि, ऑप्शन नंबर डी मंगल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शुक्र। तो शुक्र को वीनस कहा जाता है,
और एक दो ग्रह होते हैं तो उसको यू भी कहेंगे। तो यू भी का मतलब युवराज सिंह आप समझ सकते हैं जो क्रिकेटर है, और युवराज सिंह एक लेफ्टी प्लेयर थे। तो दक्षिणावर्त मतलब लेफ्ट जो घूमेगा, मतलब सभी वामावर्त घूमता है और यह दक्षिणावर्त घूमेगा। तो दो ही एक था मतलब यू भी, युवराज सिंह। यूवी का मतलब यूरेनस है, भी से वीनस, वीनस मतलब शुक्र है, यूरेनस का यूरेनस होता है। तो आप लोग याद रखना है यू भी दो ही ग्रह है जो दक्षिणावर्त घूमेगा। तो युवराज सिंह से आप समझ सकते हैं कि ये दोनों अदर ग्रह के उल्टा घूमता है। तो युवराज सिंह जिस तरह उल्टा खेलते थे, तो उसी तरह ये सभी ग्रहों में दो ग्रह है यू भी, यूरेनस और वीनस, मतलब यूरेनस और शुक्र, ये दोनों उल्टा घूमते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि क्लास कैसा लगा और क्वेश्चन आप लोगों को करने में कितना मज़ा आया। और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और नोटबुक में क्वेश्चन को नोट ज़रूर करते रहें, ताकि आपको रिवीजन भी होता रहेगा और तैयारी भी भरपूर रहेगा। इसीलिए आपको 25 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस करना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस तरह आपको कमर कस के रखना है। तो ये तो एनटीपीसी का क्वेश्चन हो गया। तो ये थोड़ा लेवल ज़्यादा रहता है ग्रुप डी के हिसाब से। तो हम आपको 10 प्रैक्टिस सेट कराएं, 10 जो प्रीवियस ईयर एनटीपीसी कराएंगे, तो 25 गुना 10 करेंगे तो 250 हो जाएगा आपको क्वेश्चन। 250 क्वेश्चन आपको एनटीपीसी का कराएंगे, जो कि मान लीजिए एक सेट से आपको 5 या 4 क्वेश्चन रहता है। तो मान लीजिए 2 सेट मिलाकर 10 हुआ, तो 10, तो इसका मतलब कहने का मतलब 25 सेट से आपको मैक्सिमम हम करा देंगे, 25 सेट से। तो 25 सेट का हम लिए हुए हैं, इसको हम मंगवाए हैं बहुत जगह से। अभी तो हम मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं तो आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों। तो जिस हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस आपको देना पड़ता है और बहुत मेहनत लगता है। इसलिए आप लोग से ये गुजारिश है कि आप लोग भी मेहनत करते रहें, तब ना आपको पता चलेगा कि हाँ हम लोग का तैयारी हो रहा है, सही जगह पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आप लोग जितना हो सके सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्लास अच्छा लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी के साथ हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।